अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पंजाब डूब रहा है। मानसून की गैर मुतवक्के बारिशों और भारत के डैमों से बहने वाला रेला सिर्फ दरियाओं के बंद नहीं तोड़ रहा, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियां, ख्वाब और ज़मीनें बहाकर ले जा रहा है। दरिया रावी के बाद चिनाब और सतलुज के बिपरे पानी ने सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद, कसूर, ओकाड़ा, मुल्तान और भावल नगर को सैलाबी मैदान में बदल दिया है। लाखों अफराद अपने घर, माल मवेशी और रोजगार छोड़कर खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर हैं। पंजाब की ये मौजूदा सूरत हाल क्या है और क्या ये आफत इसी तरह आगे चलती रहेगी, इस सारी सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। पंजाब कैबिनेट की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मरियम साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम साहबा, इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या है पंजाब की सूरत हाल के हवाले से? क्या खतरा टल गया है या सूरत हाल अभी भी जो है वो आफत ज़दा है, कशीदा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर। आपने इससे पहले भी इसके ऊपर काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, विच आई एम थैंकफुल टू यू, बिकॉज आप लोगों के तवज्जुद से इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक जाती है। इस वक्त तीनों जो दरिया हैं उसमें एक गैर मामूली सूरत हाल जो है वो बरकरार है और एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल बरकरार है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि इंडिया में डैम्स का लेवल ज़्यादा होता है तो वो एक एडवाइजरी इशू करते हैं और वो पानी को अपने डैम से कम लेवल्स पे करने के लिए पानी छोड़ते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है मंसूर के इतना एक अनप्रेसिडेंटेड के तीनों रिवर्स सतलुज, चिनाब और रावी में पहली दफा सुपर फ्लड एक बैक वक्त जो है वो सैलाबी सूरत हाल है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि तारीख का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन जो ऑपरेशन है, जिसमें 18 लाख से ज्यादा आबादी, वो तमाम क्रिटिकल जो मैपिंग हुई थी और जो अर्ली मानसून अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए इवैक्यूएट करा ली गई है अब तक। और उनको रिलीफ कैंप्स हों उनके, वो कुछ लोग रिलीफ कैंप्स में रहते नहीं हैं, वो अपने रिश्तेदारों के घरों में रहते हैं, तो वो वहाँ महफूज मकामात तक पहुँचा दिए गए हैं। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस सैलाबी सूरत हाल के बरकरार होने में पहली दफा तकरीबन 14 लाख मवेशी, क्योंकि लोग जाहिर है उनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जो होती है वो अपना मवेशी होता है, रोजगार होता है, तो 14 लाख मवेशी भी इस ऑपरेशन में इवैक्यूएट कराए गए हैं, ट्रांसपोर्ट कराए गए हैं और महफूज मकामात पर पहुंचाए गए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो वाटर बोर्न डिजीजेस का आउटब्रेक है उसके लिए इस वक्त तकरीबन 1100 फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील्स और मदर एंड चाइल्ड वैन जो हैं उन्होंने बहुत कमाल काम किया है। रेस्क्यू 1122 ने तो ये तारीखी ऑपरेशन किया ही है, सिविल डिफेंस ने, पुलिस ने, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ फोर्सेज ने। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे अहम काम है वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया और बर वक्त उनकी जो प्लेसमेंट है और डाइवर्जन फ्रॉम इंटायर पंजाब टू क्रिटिकल जोन एंड रिलीफ कैंप्स, ये एक बहुत ही अहम मरहला था। और इसके अंदर जो खवातीन है और जो बच्चे हैं, खवातीन की जितनी एंटीनेटल और सैनिटरी किट्स के साथ साथ जो बच्चों के दवाइयां हैं, वाटर बोर्न डिजीजेज जिसमें हेपेटाइटिस है, जिसमें पेट का खराब होना है, क्योंकि और सबसे ज्यादा जो 4 दिन से इम्पोर्टेंट चीज है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को एक्टिवेट किया गया साफ पानी के थ्रू। और उसके अंदर एक्वा टैबलेट्स भी हैं, बॉटल्ड वाटर भी है, फिल्टर्ड वाटर भी है, उसके ट्रक्स, कंटेनर्स, रिलीफ कैंप्स और जहां जहां आबादियां हैं उनके साथ प्लेस कर दिए गए हैं। सुथरा पंजाब ने एक अनप्रेसिडेंटेड काम किया है, क्योंकि इस तरह के जो रिलीफ कैंप्स होते हैं उनका जो वेस्ट होता है उसका बर वक्त डिस्पोजल, बिकॉज पानी भी साथ होता है और वेस्ट भी अगर साथ मिल जाए तो उसका एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। तो जैसे जैसे वो क्रिएट होता है वेस्ट, उसके साथ ही सुथरा पंजाब का एक मुतहरिक जो काफिला है वो इस वक्त रिलीफ कैंप्स के अंदर है। हैविंग सेड दैट, जो सूरत हाल है, जैसे मैंने पहले कहा कि अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेसिडेंटेड इवैक्यूएशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, लाइफ स्टॉक की, वाइल्ड लाइफ को पहली दफा वो किया गया। लेकिन कोई भी मंसूर डेवलप्ड कंट्री भी इस तरह के अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल का इससे बेहतर जो है वो इंतजाम नहीं कर सकती थी। और वजीर आला पंजाब की जो एक ओवरसाइट है इन तमाम चीजों के ऊपर, डेली डायरेक्शंस है, ओवरसाइट है, मॉनिटरिंग टीम्स इस वक्त इन फील्ड है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आज जो मीटिंग हुई है चीफ मिनिस्टर की कि फास्टेस्ट रिलीफ और रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि जो लोग अपने घरों को छोड़ के आए हुए हैं उनका पूरा डायरेक्शन चीफ मिनिस्टर ने आज दे दी है और उनकी रीसेटलमेंट, उनकी रिहैबिलिटेशन और रिलीफ जो है उनके लिए एक पूरा एस्टिमेट इस वक्त सर्वेइंग टीम जो है वो फील्ड में उतार दी गई है पिछले 3 दिन से। और आज उनका एक हतमी जो प्लान है उसका अप्रूवल चीफ मिनिस्टर ने दिया है। तो जाहिर फसलें भी बहुत ज्यादा इसके साथ इम्पैक्ट हुई हैं, क्रॉप लैंड्स भी बहुत इम्पैक्ट हुए हैं, रिवर बेड्स के अंदर, क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि ये एक
रवायती रिलीफ पैकेज नहीं होगा, ये एक पूरा रिस्पॉन्स और रिलीफ फ्रेमवर्क होगा जिसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन हैं, क्योंकि हमने इन आबादियों को रीसेटल, रिहेबिलिटेट करना है फ्रॉम रिवर बेड्स। पानी जो है वो अपना रास्ता बता चुका है, उसके क्रिटिकल जोन्स इस सैलाबी सूरत हाल के बाद आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जो कि ड्रोन सर्विलेंस के जरिए और थर्मल टेक्नोलॉजी के जरिए पहली दफा पंजाब में चीफ मिनिस्टर के जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हैं उसके जरिए तखमीना लगा लिया, एस्टिमेट लगा लिया। ये कभी नहीं हुआ कि एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा और साथ ही रिलीफ ऑपरेशन और उनका जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसकी भी प्लानिंग साथ साथ हो रही है। मरियम साहबा, इस सारे मामले के अंदर जाहिर बात है एनवायरमेंटल जो हैजर्ड है वो भी आप ही का डोमेन बनता है। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये इस साल जो कुछ हुआ है ये वन टाइम इवेंट है या आप लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यही सूरत हाल आने वाले सालों में या अगले साल भी दोबारा इसी तरह ही होगी? इन्वायरमेंट से ज्यादा मंसूर ये क्लाइमेट चेंज का एक फिनोमेना है जो आपको याद होगा 2000 से ये प्रेडिक्शंस आ रही होती हैं, लेकिन उसकी असल आफत को आने में जाहिर है क्लाइमेटिक कंडीशन, एक्सट्रीम वेदर्स, अर्ली मानसून, प्रोलॉन्ग्ड मानसून जो होती हैं उसका इम्पैक्ट आपने देखा है। और जो इस दफा ये भी मैं आपको बताऊं कि क्लाइमेट चेंज जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, उसके 3 फिनोमेनाज इन प्लेस हैं। एक रिवराइन फ्लड जिसको हम देखते हैं, एक टोरेंशियल रेन, एक जो क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना है। तो जो आफत है वो हर तरह से इस वक्त हावी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है कि हमने बहुत बड़े जानी नुकसान से लोगों को बचाया इस इवैक्यूएशन के। क्लाइमेट चेंज में हमें अडेप्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा मंसूर, बिकॉज आप ये जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये बढ़ेंगे, ये कम होते। हाँ, ये हो सकता है कि 1 साल 2 साल उनके अंदर शिद्दत कम हो, लेकिन थर्ड ईयर इसी तरह का जो कन्फ्रंटेड सिचुएशन। अब अगले साल तकरीबन 30% इंक्रीज की प्रेडिक्शन है जो NDMA और जो इंटरनेशनल क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन जो मॉनिटर करती हैं अप नॉर्थ ग्लेशियर मेल्टिंग को, तो वो सब जो प्रिडिक्ट कर रही हैं। तो हमें तैयारी जो है कि अगले साल वी शुड नॉट बी कन्फ्रंटेड विद सिमिलर डैमेज, उसको चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हमें जितना हो सके कम करना है और जितनी जल्दी हो सके हम लोगों ने उस पूरे फ्रेमवर्क पे काम करना है। वाटर स्टोरेज पे पिछले साल अर्बन फ्लडिंग के बाद चीफ मिनिस्टर ने ऑलरेडी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर पहली दफा डैम डेवलपमेंट, कनाल वाइडनिंग को तकरीबन 35 अरब की लागत से रखा हुआ है, जिसपे PC1 भी रेडी है और इस वक्त टेंडरिंग और इम्प्लीमेंटेशन में प्रोसेस है। और ये तमाम मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी होगी जी, और तमाम अदारे इसमें वन गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जिस तरह रेस्क्यू और इवैक्यूएशन ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, इसी तरह इसके पूरे रिस्पांस और इमरजेंसी जो रिलीफ फ्रेमवर्क है उसके ऊपर भी तमाम गवर्नमेंट के अदारों को इसी तरह काम करना पड़ेगा। आज चीफ मिनिस्टर ने कंक्लूड भी कर दिया है और उसका पूरा फ्रेमवर्क भी दे दिया। मरियम साहिबा, आपने अडॉप्शन की बात की, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की आपने बात की, आपके अपने वुज़रा और ज़ाहिर बात है लोग भी महसूस कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो मुख्तलिफ रिवर बेड्स के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनने का है। इस सिलसिले में कल भी एक गिरफ्तारी हुई है। क्या इसके हवाले से भी CM साहिबा कोई प्लान कर रही है कि इसको कोई चेक होना चाहिए, इलीगल सोसाइटीज़ या जो रिवर बेड्स के अंदर आ चुकी हैं वहाँ से उनको निकलना चाहिए? मंसूर, यही मैंने जो पहले बात की ना रीसेटलमेंट की, देखिए रास्ता जो है हमने ख्याल किया था कि रावी में अब कभी पानी इस वाटरवे में नहीं आएगा। 40 साल 48 इयर्स के बाद पानी ने अपना रास्ता दोबारा वही जो रास्ता था उसको अपनाया है। तो ये एक नेचुरल वाटरवे तो था। तो उसके साथ साथ ये जो आपने बात की है, देखें अभी इस वक्त तो वो जो भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनका जो लीगैलिटी है या लीगल चीज है वो एक तरफ है, लेकिन उनको जो लोग हैं, आज भी जब हम लाहौर के रिलीफ कैंप में गए तो जो थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी है, सारे लोग वहाँ उसके मकीन थे और बेचारे गरीब लोग हैं जिन्होंने जिस धोखे में आके या जिस तरह भी, धोखे में मैं नहीं कहूंगी कि उन्होंने तो जाहिर घर खरीदा होगा और जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो भी वहाँ अपनी जमीन बेच रही होंगी और उन्होंने घर खरीदे, लेकिन गरीब लोग हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी रीसेटलमेंट का जो फ्रेमवर्क है वो हमारे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है। और फिर किस तरह इन सोसाइटीज को आपने वहाँ वाटरवेज, नेचुरल वाटरवेज, क्रिटिकल जोन से निकालना है, रेड जोन जिसको कहते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, किसी भी सूरत हाल में नहीं हो सकती। इसी जगह पे हमने मल्टी प्रोंग करना पड़ेगा कि हम उन जगहों पे एम्बैंकमेंट को इंक्रीज कर दें, जो रिवर बेड्स हैं उनको इंक्रीज कर दें, वाटर चैनल्स की एम्बैंकमेंट्स को इंक्रीज कर दें, तो वो सेटलमेंट्स वहाँ रह सकती हैं। लेकिन जिस तरह रूडा आप देखें, रूडा में जहाँ एम्बैंकमेंट को इंक्रीज किया गया था वहाँ पानी ने आराम से अपना वाटर जो रास्ता है वो उसने इख्तियार किया। तो ये तमाम मल्टी प्रोंग डिफरेंट जोन्स के अंदर डिफरेंट
जगहों के ऊपर, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर डिफरेंट तरीकों से हमें ये रिहैबिलिटेशन और अडेप्टेशन की तरफ, क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ जाना पड़ेगा। मरियम साहिबा, आखिरी सवाल आपके, वैसे तो वो सियासी हरीफ हैं, लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत में एक बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या पंजाब की जानिब से या वजीर आला मरियम नवाज साहिबा की जानिब से इस सिलसिले में कोई कोऑर्डिनेशन करने का इरादा है गंडापुर साहब से? मंसूर, कालाबाग डैम एक पॉलिटिकल कंसेंसस के अलावा नहीं बन सकता। यही हमारा नेशनल स्टांस रहा है, यही हमारा पार्टी का स्टांस रहा है, यही हमारा प्रोविंशियल स्टांस रहा है। उसके ऊपर जब तक तमाम तमाम प्रोविंशियल कंसेंसस नहीं होता, तो इट इज अ सब्जेक्ट दैट शुड नॉट बी implemented unless there is a political consensus on the issue. बहुत शुक्रिया मरियम औरंगज़ेब साहिबा, सीनियर वज़ीर पंजाब कैबिनेट, हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने मौजूदा जो सैलाबी सूरत हाल है उस पर अपना इजहार ख्याल किया। सैलाब में अब तक सूबाई हुकूमत की और ओवरऑल फेडरल हुकूमत की भी परफॉर्मेंस कैसी रही है, कुछ इस पर भी बात करेंगे। सियासी मामलों के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। 3 सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजम्मिल सोरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे इरशाद भट्टी साहब और अतर काजमी साहब, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, अब तक की परफॉर्मेंस सैलाबी सूरत हाल के हवाले से कैसी रही है पंजाब गवर्नमेंट, अगर स्पेसिफिक फ़िलहाल हम बात करें, क्योंकि सैलाब इस वक्त पंजाब में? देखिए, जानी नुकसान तो कम हुआ है। अच्छा। और लेकिन लॉस ऑफ लाइफ तो उस तरह नहीं है जैसे हमने देखा, लेकिन लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। हाँ। और लॉस ऑफ एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा है, और जो कैचमेंट एरिया है जिसमें पानी आया है वो बहुत ज़्यादा है। और अभी जो उसमें हुकूमत की क्या कारकर्दगी एग्जामिन की जा सके, क्योंकि पंजाब तो बिल्कुल बॉर्डर पे है इंडिया के साथ। पंजाब के पास इतना टाइम नहीं होता जब पानी छोड़ा जाता है कि वो उसको संभाल सके। सिंध पानी पहुंचने में 7 दिन लगते हैं, और हमने देखा है सिंध अभी भी नहीं पहुंचा, पंजाब सारी तबाही करके। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सारी सूबाई हुकूमतों को अब सैलाब से निपटने के लिए अपने एक्शन प्लान्स बनाने पड़ेंगे। जी, पंजाब को भी बनाना पड़ेगा। पंजाब का प्रॉब्लम ये है कि सारा मैदानी इलाका है, यहाँ डैम तो बन नहीं सकता। जिन रावी इसके यहाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई हैं दरियाओं के रास्ते में, और दरियाओं के रास्ते क्लियर करने पड़ेंगे, उनके बेड चौड़े करने पड़ेंगे। तो सैलाब अब अगले साल 22% ज़्यादा होनी है बारिशें, तो इसका मतलब है अगले साल 22% ज़्यादा सैलाब होगा। तो अगर 22% ज़्यादा सैलाब इससे अगले साल आना है, तो फिर ये साल तो सिर्फ सैलाब की आपको तैयारी में गुजारना पड़ेगा। ठीक। और अभी तक की जो कारकर्दगी है, मैं लॉस ऑफ लाइफ के हवाले से तो देखता हूँ कि शायद लोगों को रेस्क्यू किया गया है, और अभी सिर्फ मैं देख रहा था 5 लोग पंजाब में जो हैं उनके जान से गए हैं, लेकिन बाकी बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। आप लोगों को जो नुकसान लोगों का हुआ है, इससे लोगों को निकलने में दिहाई लग जाएगी। आप देखें ना, जिसका घर तबाह हो गया है, जिसकी ज़मीन तबाह हो गई है, फसलें तबाह हो गई हैं, जानवर तबाह हो गए हैं, ये जमा पूंजी है उसकी, वो ज़ीरो पे है। ठीक। अब कितनी हुकूमत मदद कर सकती है कि घर बनाने की 2022 से बात है, पूरे नहीं बन सके। जानवर किसको दिए जा सकते हैं, घर का सामान किसको दिया जा सकता है, लोगों का बहुत कुछ बह गया। और मेरे ख्याल में लोगों की आप जाके दास्तानें सुने ना, तो आपको समझ आएगी कि एक आदमी का नुकसान हुआ क्या है और आम आदमी का नुकसान होता क्या है। ठीक। इरशाद भट्टी साहब, कोई भी आफत, जंग, जो एक टेस्टिंग सिचुएशन होती है और उसके अंदर लीडरशिप का जो है वो किरदार टेस्ट किया जाता है। अब मैं अगर पॉलिटिकल लीडरशिप के किरदार की बात करूं, और ऑब्वियसली चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे की जो है मरियम नवाज साहिबा हैं, किस तरह देखते हैं मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस को आप? पहली बात है, बिलाशुबा भाईजान, मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती तब्दीली, बारिशें, लैंडस्लाइडिंग, बादलों का फटना, बिजलियों का गिरना, सैलाब का आना और भारत का पानी छोड़ना, बिलाशुबा ये कुदरती आफतें हैं और ये पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। लेकिन पूरी दुनिया में होती है लीडरशिप। हम हैं लीडरशिप क्राइसिस में। ठीक। हमारी लीडरशिप जो है इस वक्त, मैं तो नहीं समझता कि कोई लीडर कहीं मौजूद है, कोई एक विजन कहीं मौजूद है, कोई एक रास्ता कहीं मौजूद है, कोई एक पॉलिसी कहीं मौजूद है, कोई एक हिकमत अमली कहीं मौजूद है।
आप जापान जाते हैं, ठीक है, चले जाते हैं, आपको पता था सैलाब ने आना है, आपको पता था कि बारिशें होनी है, आपको पता था कि भारत ने पानी छोड़ना है, आपको सब कुछ पहले पता था। अच्छा, आप क्या करने गए थे वहाँ? आप कोई किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। कई बार पूछा है कि क्या ये चार्टर्ड प्लेन था, इसमें क्या चार्टर्ड प्लेन आपके साथ जापान, हांगकांग और थाईलैंड रहा, और कितना खर्चा था, वो जो 30 या 39 लोग थे उसमें देसी और वलैती मुलाजमाएँ आप क्या लेके गए थे, क्या आप उसमें मरियम औरंगज़ेब के बेटे भी गए थे, चीफ सेक्रेटरी का बेटा भी गया था, क्या आप उसमें मरियम नवाज साहबा के दामाद और बहू बेटी भी गई थी, बेटी की सहेली भी गई थी, क्यों गए थे और किस वजह से गए थे और क्या करने गए थे और क्या हासिल वसूल हुआ? ठीक। फिर आप जब सैलाब था, आप छांगला गली बैठक आपने सजा ली, चंद दिन उसको रोका जा सकता था, क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि आप सारे वहाँ पहुँच गए? फिर मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी कि रावी में वो कश्ती रानी का क्या फ़ायदा होना था, या क्या उसकी क्या वजह थी कि वो पानी को आप वजीफ़ा पढ़ने, दम पढ़ने गए थे, जा और पानी चला गया, क्या ऐसा हुआ? फिर 2010 का सैलाब ले ले, हमने क्या सीखा 2010 के सैलाब के बाद? कोई तैयारी नज़र आई आपको? 2022 का सैलाब ले ले, हमने क्या सीखा? और फिर 7 सैलाब छोटे और बड़े भुगता कर अगर हमारा वज़ीर आज़म कह रहा हो कि हमें डैम बनाने चाहिए, तो फिर इसका मतलब है कि ये क्या यानी कार्टूनिक फिल्म चल रही है। फिर है कि आपने अब वबाई अमराज फैलेंगे, आपके पास क्या हिकमत अमली है? ज़री बोरान सर पर आए, आपके पास क्या हिकमत अमली है? ग़ज़ाई किल्लत होगी, आपके पास क्या हिकमत अमली है? खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ले लें 0/0, पंजाब की हुकूमत ले लें 0/0, और ये वफाक की हुकूमत ले लें 0/0। हमारे ये जो कुदरती आफतें हैं मेरे भाई, ये कुदरती आफतें अब आनी हैं, हमें इसी के साथ रहना है, हमें इसी के साथ मैनेजमेंट करनी है। लेकिन इन कुदरती आफतों से बड़ी एक आफत है, और वो आफत है कि लीडरशिप का क्राइसिस है, और लीडरशिप कोई नहीं। अगर आज हम इन लोगों से जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनसे जान छुड़ा लेंगे तो हम किसी तरफ निकल सकेंगे, कोई रास्ता मिल सकेगा, कोई वे मिल सकेगा, जब तक ये हैं तब तक हम महंगाई में, बेरोजगारी में और पानी में डूबे रहेंगे। अतर काज़मी साहब, ये असल मसला सर मौजूदा हुक्मरानों का लीडरशिप का है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, या अगर कोई और भी आ जाए? चलें 1 मिनट के लिए भट्टी साहब को वज़ीर आज़म बना देते हैं, तो भट्टी साहब के वज़ीर आज़म बनने से मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए, मुजम्मल साहब आपके सामने बैठे हुए, उसके बावजूद आपने भट्टी साहब का नाम लिया, तो पहला तो मेरा इतराज ये है। नहीं, वो हुक्मरानों नहीं अतर साहब, वो मुजम्मल साहब हुक्मरानों को 0/0 नहीं दे रहे ना, भट्टी साहब दे रहे हैं। मैंने इसलिए भट्टी साहब को वज़ीर आज़म बनाया नहीं, पर उन हुक्मरानों में मैं एक 0 और ऐड कर रहा हूँ ना, इसलिए मुजम्मल साहब को डाल रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें ये चीजों को हैंडल कैसे किया गया। नो डाउट दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक भी होते हैं, वहां पे भी कोई इस तरह की आफत आ जाए तो इतना आसान नहीं होता चीजों से निपटने के लिए। लेकिन आपकी ग्राउंड पे तैयारी क्या होती है? जिस तरह अभी जिक्र हुआ कि पंजाब में सबको पता था कि सैलाब आना है, 10-15 दिन से साउथ ऑफ इंडिया से पानी चल रहा था, वहां से खबरें आ रही थी, लेकिन यहाँ से टीम उठ के चली गई जापान, और साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी जो आपके हेड है ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी साहब। अच्छा भाई, साउथ ऑफ इंडिया से सैलाब पाकिस्तान में किस तरह आता है? मैं बात कर रहा हूं कि उतनी दूर से खबरें आ रही थी। अच्छा, खबरें कि वहां पे बारिश हो गई, वहां पे बारिश हो गई, वहां पे इस जगह पे बारिश हो गई, कि इंडिया में इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई थी। ये मैं इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं है कि इंडिया के बॉर्डर पे बारिश हुई और एक दिन उन्होंने गेट उठाया और अगले दिन यहाँ पे पानी आ गया। पूरा किस इंडिया के अंदर कौन सा मौसम चल रहा था, किस तरीके से मुख्तलिफ रीजन जो है वहां पे इफेक्ट हो रहे थे, और उसका ऑब्वियसली इफेक्ट नीचे आके फिर पाकिस्तान के ऊपर आना था। तो ये सारी चीजें जो है पहले से सबको पता थी। अच्छा, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि जापान चले गए, चीफ सेक्रेटरी साहब भी साथ चले गए। उसके से पहले अगर आप देख लें, पिछले साल जब स्मोक आई थी उस वक्त पता चला कि चीफ सेक्रेटरी साहब और वजीर आला साहिबा जो है वो स्विट्जरलैंड में, वहां से वो सरकारी तैयारी में बैठ के लंदन चले गए। तो ये कोई पहला मौका नहीं है। फिर आप तैयारी देख लें, सैलाब की तैयारी ये है कि हेड जो डंडा सिंह है वहां पे जनाब इस वक्त गंडा सिंह, वहां पे जो सैलाब को नापने वाला आला है, जब वहां पे सैलाब पहुंचा तो पता चला कि वो आला ही गायब है। वो आला ही नहीं है,
कि कितना पानी गुजर रहा है, ये कल भी मीडिया ने रिपोर्ट किया, आज भी मीडिया के हवाले, मीडिया में इस हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो आप अंदाजे पे बता रहे हैं कि कितना सैलाब जा रहा है। दूसरी जो लीडरशिप की बात है, मरियम बीबी ने वो कश्ती में बैठ के रावी के अंदर उन्होंने जो चक्कर लगाया, उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट की है मंसूर साहब, वो ट्वीट जो है आप उसको ओनली खौफनाक ट्वीट कह सकते हैं। अच्छा। उसके बाद उन्होंने ट्वीट ये करके बताया कि जी ये मैं इसमें इसलिए बैठी थी क्योंकि मैंने चीजों को देखना था और मुझे पता चला है कि इन बोट्स के इंजन ठीक नहीं है, अपस्ट्रीम ये बोट्स चल नहीं सकती, इनमें कम्युनिकेशन का वायरलेस सिस्टम ठीक नहीं है, इनके अंदर फर्स्ट एड किट नहीं है, इनके अंदर टॉर्च नहीं है, इनके अंदर कोई सायरन नहीं है। ये जब सैलाब आ चुका है उसके बाद वज़ीर आला साहिबा जाके रेस्क्यू बोट में बैठी हैं तो उनको इन सारी चीजों का पता चला। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितने ज्यादा तैयार थे। तो ये जो ओवरऑल यहाँ पे हैंडलिंग है उसमें नो डाउट कि सैलाब भी बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरीके से हैंडलिंग की गई है उसमें भी बहुत सारी आपको कमजोरियां। मुजम्मिल साहब 0/0 पंजाब हुकूमत के लिए, 0/0 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए और वफाकी हुकूमत के लिए भट्टी साहब की मार्कशीट ये है। कोई और हुक्मरान होते तो बेहतर ना होता? देखिए, हम तो सबको ट्राई कर चुके हैं। ठीक, अब तो मेरा ख्याल है कोई हमें ऊपर से मंगाने पड़ेंगे वो भट्टी साहब के मयार पे पूरा उतरने के लिए। देखिए ना, ये जो सैलाब है इससे निपटना बुनियादी तौर पे सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम के बाद, NFC के बाद अब ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस सैलाब से निपटने का इंतज़ाम करना है। पाकिस्तान में 3 सियासी जमातों की 4 सूबाई हुकूमत थी। 13 साल से KP में PTI की एक मुसलसल हुकूमत है। ठीक है ना। दरियाए सवात पर तजावजात, हर साल दरियाए सवात पर बंदे मरते हैं। टिम्बर माफिया ख़त्म हो गया है, दरियाए सवात के तजावजात क्लियर हो गए हैं। तो हम कहें यार इस पार्टी ने बड़ा अच्छा मॉडल पेश किया है, इसके नंबर तो बहुत आला हैं, तो इसको आगे इक़्तिदार दे देते हैं। वैसे मरियम नवाज से पहले 5 साल जो हैं, 4.5 साल PTI की पंजाब में हुकूमत रही। ठीक। और उनमें भी सैलाब आते रहे उस्मान बुज़दार साहब के दौर में, और उस दौर में भी हम देखते रहे क्या होता रहा। 17 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अगर सिंध में सैलाब की सूरत हाल से निपटना था तो 13 साल या 17 साल में कोई मॉडल तो हमारे सामने आ जाना चाहिए था ना। तो मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि एक तो हम कोई बाहर से हुक्मरान इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। यही हुक्मरान है, हमने उधर भी देखा और यही रहेंगे, नहीं नहीं और रहेंगे। नहीं, भट्टी साहब नई सियासी जमात बना के अवाम का एतमाद लें। मैंने कहा ना PTI को अवाम का एतमाद हासिल है ना 2013 से KP में, तो आप KP का मॉडल देख लें। नहीं तो उनके बारे में तो 0/0 का है। नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अवेलेबल रिसोर्सेज में सही फैसला करना है ना। ठीक, मतलब मैं, ये बड़ी अच्छी बात है। फिर तो ये मार्शल की दावत देते हैं नहीं इनका, मतलब उनका ख्याल है कि पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत सिफर है। सारी सियासी क़यादत नाअहल है, तो फिर भुट्टो को बुला ले, फिर ऑल्टरनेट तो वही है। अगर वो सैलाब में, मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब में जानी नुकसान कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, क्या ये सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है? इतने बड़े सैलाब में सैकड़ों जाने भी जा सकते हो। दोनों ने कहा जी जापान क्यों चले गए? अच्छा, पता नहीं, जापान ना जाते तो शायद मेरा ख्याल है ज्यादा सैलाब सारा रुक जाता। सैलाब की तैयारी तो उस 5 साल में होनी चाहिए थी जो तहरीक इंसाफ के 5 साल के दरमियान में, उसमें ना हो सकी, क्योंकि उसमें कोई डैम बना लेते, उसमें कोई पंजाब में नहरें बना लेते, उसमें कोई पंजाब में बंद बना लेते। हम आज कहते हैं कि इनकी, इस हुकूमत की बनाई हुई चीज़ों से पंजाब बच गया। इनको आए तो साल ही हुआ है ना, बीच में तो PTI थी ना 5 साल। तसलसल तो KP और सिंध में है, ठीक। पंजाब में तो तसलसल नहीं है। पंजाब में तो तसलसल टूट के दरमियान में PTI को 5 साल मौका मिला। 4 खूबसूरत वज़ीर आला PTI ने पाकिस्तान को दिए हैं, उस्मान बुज़दार, परवेज़ खटक, महमूद खान और गंडापुर। परवेज़ इलाही भी जिसको सबसे बड़ा डाकू कहते थे। लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भट्टी साहब की तरह गाली निकालने को तैयार नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है कि उसका फ़ायदा भुट्टो को होता है, और मैं उनके लिए रास्ता हमवार नहीं करना चाहता। भट्टी साहब क्या चाहते हैं आप अपनी सियासी जमात बनाना चाहते हैं जिस तरह मुजम्मिल साहब कह रहे हैं, या आपके कोई और इरादे हैं? भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि परवेज़ इलाही साहब का दौर जो 5 साल का दौर था वो आज तक बेस्ट दौर रहा है पंजाब का। 1122 देख लें और बड़े सारे देख लें, तो परवेज़ इलाही साहब जो आखिरी 6 महीने रहे थे वो तो इमरान खान की मरहून मिन्नत के आज टूटी, कल टूटी, परसों टूटी, जो हालात थे उसमें उन्होंने क्या करना था।
दूसरी बात मेरे भाई ने मुजम्मल ने अभी की कि उस्मान बुज़दार, अगर मरीम नवाज़ का आपने मुकाबला उस्मान बुज़दार से करना है तो फिर मेरे सारे गिले ख़त्म हो गए, फिर तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही चलें और आगे चलते जाएं। मुझे दुख और तकलीफ़ ये होती है कि जब आप जमहूरियत पर तनकीद करते हैं तो आप कहते हैं कि ये बूटों को दावत है। क्यों भाई नहीं की जा सकती? ये कोई इतनी छुई मुई जमहूरियत है कि जिस पर बात ही नहीं की जा सकती? क्यों भाई, किस लिए? हम अगर फार्म 47 फार्म 45 की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है हम उनको दावत देते हैं? नहीं, हम कहते हैं फार्म 45 के हुक्मरान लाओ, असल हुक्मरानी लाओ। ये तो आप जमहूरियत पसंदों का मुतालबा है। हम अगर सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत, पार्लियामेंट के तकद्दुस, आज़ाद अदलिया, आज़ाद साफत की बात करते हैं तो जमहूरियत की बात करते हैं भाई। दूसरी बात है, हुक्मरानों पर तनकीद करने या पॉलिसियों पर तनकीद करने से ये नहीं होता कि इरशाद भट्टी ने कोई वजीर लग जाना है। इरशाद भट्टी ने तो कभी भी नहीं लगना, ना इरशाद भट्टी ने कोई नवाजा हुआ है, ना इरशाद भट्टी ने किसी से तनख्वाह लेनी है, ना इरशाद भट्टी का इस निज़ाम से कोई ताल्लुक है। मैं तो एक पाकिस्तानी हूँ, मैं तो जो देख रहा हूँ वो बयान कर रहा हूँ कि नहीं है कहीं ग्राउंड पे कुछ। और फिर अगर मैं कहता हूं कि मेरिट पर ब्यूरोक्रेसी लाओ, मेरिट पर हुकूमतें बनाओ, अवामी नुमाइंदगी पर हुकूमतें बनाओ, वोट की इज्जत का एहतराम करो, बल्दियाती निज़ाम लाओ मजबूत, आपके पल्ले है क्या? परवेज मुशर्रफ का आज तक मेरी जिंदगी में सबसे बेस्ट बल्दियाती निज़ाम है। तो इस पे शर्म आनी चाहिए हम सारों को, जो हम सारे जमहूरियत के साथ हैं, कि इस पे फख्र करना चाहिए। वैसे भट्टी साहब, एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए, कोई हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए। भट्टी साहब, वैसे वो जो परवेज इलाही वाला भी बल्दियाती निज़ाम था, वो परवेज इलाही का बल्दियाती निज़ाम था आपके ख्याल में? परवेज मुशर्रफ साहब का था। हाँ, तो फिर वो बात वही होगी ना जो फिर मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि बेसिकली वो वाला निज़ाम बेहतर है आपके लिए। नहीं भाई, निज़ाम बेहतर की बात नहीं है। बल्दियाती निज़ाम आपकी जमहूरियत में नहीं है, होना चाहिए। मुझे बताएं, होना चाहिए। क्या आपकी जमहूरियत इससे खाली है? तो मैं आज के बाद ये छोड़ देता हूं। आप सबसे बड़ा वोट की इज्जत का नारा किसने मारा था, आपने या मैंने? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। क्या उन्होंने खुद उसकी इज्जत की? चल इसको भी फिर सिविलियन बालादस्ती, जमहूरियत की सरबुलंदी, आइन की सरबुलंदी, आज़ाद साफत, और ये अवाम हमारे महवर होंगे, हर चीज़ का चश्मा अवाम है। तो ये किसके नारे हैं भाई? ये कोई डिक्टेटरों या आमरों के नारे नहीं है। मैं चाहता हूं जमहूरियत आए, जमहूरियत हो, जमहूरियत रहे आपकी लेकिन ये मरूसी जमहूरियत नहीं। ये बाप के बाद बेटी, वालदा के बाद बेटा, या कोई बुज़दार वाली या महमूद खान वाली जमहूरियत। ये सुनिएगा जरा, मेरिट वाली। ये सुनिएगा, मुजम्मिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। जी मुजम्मिल साहब, गो अहेड। भट्टी साहब, जब वोट को इज्जत दो का नारा लग रहा था तब भी आप वोट को इज्जत दो के खिलाफ खड़े थे। जब इस मुल्क में वोट को इज्जत दो के लिए आरटीएस बिठाया गया था, आप बैठे हुए आरटीएस के साथ बैठे हुए थे। आप उस वक्त में जो बैठा हुआ आरटीएस था उसकी गोद में बैठे हुए उसका दिफा कर रहे थे। और जब इस मुल्क में वोट को इज्जत दो की तजलील हो रही थी, आप उसका तमस्खर तब भी उड़ा रहे थे। आपने जो आपको जमहूरियत सिर्फ अब याद आई है जब आपकी तहरीक इंसाफ के पांव जलने शुरू हुए हैं। कल उसकी एस्टैब्लिशमेंट से सुलह हो जाए, आप सबसे बड़े एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे होंगे। जनाब, मैं इस पे बात करूं। पहली बात यह है कि नहीं, जब वोट की इज्जत, इस वोट की इज्जत के मैं खिलाफ नहीं था। मैं खिलाफ था लूट मार और करप्शन जो रंगे हाथों पकड़े गए और कभी जद्दा और कभी लंदन चले गए, डीलों ढीलों के खिलाफ था। मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं था। मैं ये हाउस ऑफ शरीफ और भुट्टो की जमहूरियत के कल भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूं। और आरटीएस के साथ बात है, आज और कल आरटीएस बैठी, गलत हुआ। अगर आपको उस वक्त मेरा कोई लगा तो मैंने उस पर कई बार कहा है कि अगर आज आप किसकी गोद में बैठे हैं? आज तो सब कुछ ही बैठ गया है। आज तो इलेक्शन बैठ गया है, जमहूरियत बैठ गई है, पार्लियामेंट बैठ गई है, अदलिया बैठ गई है, साफत बैठ गई है। वो जो कल हमें ताने देते थे कि आप आरटीएस बैठने के साथ है, आज उन्होंने क्या किया? कल जिन्होंने मिसाके जमहूरियत किया था, आज उन्होंने क्या किया? कल जिनका इलेक्शन चोरी हुआ था, आज उन्होंने क्या किया? कल जो दुखी थे झूठे मुकदमों पे, आज उन्होंने क्या किया? तो कहने का मकसद ये है कि कल अगर इरशाद भट्टी आपको लगता था कि उस तरफ है, तो आज मुजम्मल सोहरावर्दी तो लीड कर रहा है उसको। तो ये भाई ताने देने का वक्त नहीं है, ये मेने माने का वक्त नहीं है।
आप आज भी अपना किबला दुरुस्त कर लें, आज भी ये किबला दुरुस्त कर लें तो हमारा एक रास्ता बन सकता है। जमहूरियत पसंद अतर काज़मी साहब तो लाएं बल्दियाती बेस्ट बल्दियाती निज़ाम। अतर काज़मी साहब, क्या जमहूरियत के लिए जो है वो पुराने गिले शिकवों को भुलाना पड़ेगा, या उनको याद किए बगैर मसले का हल है ही नहीं? पुरानी चीज़ों को पहले याद करेंगे तो मसले का हल निकलेगा, या भूल जाए सारा कुछ? देखिए, मसला ये है कि यहाँ पे बड़ी सिलेक्टिव मेमोरी है ना। जब अपनी पसंद की चीजें ना चल रही हो तो फिर बहुत कुछ आपको याद आता है। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब जो है, आज से कुछ साल पहले तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी के दौर से शुरू करते थे और बताते थे कि कैसे यहाँ पे क्या कुछ हुआ, और आज वो आरटीएस की बात करते हैं लेकिन फॉर्म 47 और जो 45 वाली बहस है उसके ऊपर वो उस तरीके से बात नहीं करते हैं। तो मसला ये है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर तनकीद हो सकती है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है। जहां तक ये ताल्लुक है कि इस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, देखें ये एक बड़ा अतर साहब एक्चुअली मैं सीधी बात के ऊपर आता हूँ। 3 सीनियर सहाफ़ी हैं। असल जो मुद्दा है वो ये है कि जनाब, चूंकि जब माजी में सब कुछ होता था, चूंकि आपने उस वक्त तनकीद नहीं की तो आज आपका तनकीद करने का हक नहीं बनता। और फिर दूसरा मुद्दा यह है कि चूंकि आप माजी में तनकीद करते थे तो आज भी कीजिए। अगर पिछले 2018 के इलेक्शन से मसला था तो फिर 2024 पे भी करें ना। दोनों ये राय मौजूद हैं टेबल पे। अब बताइए आप इनमें से किसके साथ हैं? मैं दोनों के साथ हूँ जी, दोनों राय होनी। देखें, जब अगर कहीं पे भी गलत हो रहा है और आप समझते हैं कि वो गलत हो रहा है तो आपको उसको गलत कहना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसको गलत कहना चाहिए। और अब ये नहीं है कि 2018 में कोई यहाँ पे दूध और शहद की नहरें थी, सब कुछ बेहतर था। बहुत सारे मसाइल उस वक्त भी थे, बहुत सारे मसाइल अभी भी हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर आपको कहूंगा कि ये जो कहा जाता है ना कि जी आप मरियम नवाज साहिबा का कंपैरिजन उस्मान बुज़दार साहब से कैसे कर सकते हैं, और बड़ी इस चीज को बार बार इस चीज का जिक्र होता है। भाई, उस्मान बुज़दार का जो पंजाब था वो एक खुशहाल पंजाब था। आज आप किसान की हालत देखें, आज गंदम का रेट ये लोग मुकर्रर कर रहे हैं, रोटी महंगी हो रही है। कि उस्मान बुज़दार के दौर में किसान को 3500 रुपए गंदम का रेट मिलता था। इस दफा जो गंदम के साथ हुआ है, आपकी हर फसल नीचे चली गई है। आपकी गंदम हो जाए, आपकी मकई हो जाए, चावल हो जाए, आम की एक्सपोर्ट में 40% कमी आ गई है। तो ये बड़ा फैशनेबल है कहना कि उस्मान बुज़दार। आप अगर फिगर्स देखें, पंजाब एक वो सूबा है जहां पे सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होती है, वहां पे किसान है। आज किसानों की क्या हालत है? ठीक। आप बड़ी ईद पे देख लें, 1 लाख से ज्यादा जानवर किसान मंडियों से वापस लेके आए। उनका जानवर नहीं बिका इस दफा, बकरे कितने बिके। तो भाई जो कुछ हो रहा है वो सबको सामने नजर आ रहा है। बाकी क्या इसमें बेहतरी की गुंजाइश उस वक्त भी थी, अब भी है। किसने बेहतर करना है? इन्होंने करना है। तो आपके अतर साहब आपकी नजर में उस्मान बुज़दार मरियम नवाज से एक बेहतर वजीर आला थे? नहीं, मेरी नजर में देखे ना, उस्मान बुज़दार अगर बेहतर वज़ीर आला नहीं होते, जिस वक्त सबसे पहला इलेक्शन हुआ था उस्मान बुज़दार की हुकूमत में, जब 19 या 20 बंदों को वो उतारा गया था, उनकी सीटों से डी सीट किया गया था, उसमें से 90% सीटें पीटीआई जीत गई थी। नहीं, तो कौन था वहां पे? मैं सर ये नहीं कह रहा कि आप उसकी रीजन दीजिए, मैं तो वैसे जनरल कह रहा हूं कि आपकी नजर में वो बेहतर है। ये आपका लुबे-लुआब है ना बात का, कि वो मरियम नवाज से बेहतर है। मेरी नजर में वो बेहतर है जिसको अवाम वोट देती है। मैं और मुजम्मल साहब या भट्टी साहब यहाँ पे बैठ के तो नहीं किसी को बेहतर करार दे सकते। ठीक है, जमहूरियत में बेहतरी का पैमाना अवाम के हाथ में होता है। अगर अवाम किसी को बेहतर समझती है तो वोट देती है, अगर उसने 90% वोट दिया है तो फिर वो बेहतर है। मुजम्मिल साहब, उनका दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी अगर हम किसी सियासी लीडर पे तनकीद कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम जमहूरियत के खिलाफ हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इस जमहूरियत को और बेहतर किया जाए। यकीनन मुस्बत तनकीद तो होनी चाहिए और तनकीद में तवाज़ुन भी होना चाहिए। आप 4 मिनट गुफ्तगू करें, 3.5 मिनट में पंजाब पे तनकीद करें और 30 सेकंड सिर्फ केपी की बात करें। ठीक। जहाँ बंदे भी ज़्यादा मरे हैं, जहाँ नुकसान भी ज़्यादा हुआ है, जहाँ तबाही भी ज़्यादा हुई है, लेकिन आप उसको 30 सेकंड दें और 3.5 मिनट दौरा जापान पर दें, तो फिर आपकी तनकीद को मुस्बत तनकीद नहीं, आप एक ख़ास सियासी जमात को अपने ख़ास सोच के तहत टारगेट करते हैं। अच्छा। आपका एक ख़ास बयानिया है और वो पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं। एक रेटोरिक है जो आप पिछले 10 साल से बोल रहे हैं। वो रेटोरिक का इमरान खान को फ़ायदा था, आप उस दौर में लाडले थे, और उस रेटोरिक का आज भी तहरीक इंसाफ को फ़ायदा। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने करना है तो आप तकाबली जायज़ा कर लें। जमहूरियत का लाडले सिर्फ एक दौर में होते हैं? लाडले एक दौर में हर दौर में होते हैं। टेक्निकल बात यह, हम ये कह रहे हैं, मेरा ये मौक़िफ़ है कि सूबों में ये सूबाई मामला है, पहली बात ये समझें, और सूबों की कारकर्दगी का तकाबली जायज़ा होना चाहिए। ठीक। हम तकाबली जायज़ा कर सकते हैं कि कहाँ जानी नुकसान ज़्यादा हुआ,
उस सूबे की कारकर्दगी पता लग जाएगी कि उसकी रेस्क्यू की सर्विसेज बेहतर थी या बुरी थी, वो लोगों को मुसीबत से निकाल सका या नहीं निकाल सका, वहाँ बारिश हुई तो वो कितनी देर में रेस्क्यू पहुँचा, वहाँ लोगों की मदद पहुँची, वज़ीर आला पहुँचा। आप तकाबली जायजा इस किसी कोई पैरामीटर्स रख के उन्होंने किया ना, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही का दौर जो है उनकी नजर में सैलाब तो गंडापुर और मरियम नवाज के दौर में आया, अभी की बात वो 2002 के परवेज इलाही की बात आज जिस 1122 के ऊपर कह रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को बनाने वाले तो परवेज इलाही थे। उस 1122 को सारी हुकूमतों ने इस शक्ल में लेके आई, ठीक, हर दौर में उसको इन्वेस्ट किया गया। एक्सपैंड होता है। 2013 से जो हुकूमत केपी में बैठी है उसने 1122 बना लिया। नहीं, वहां पे है, केपी में है वहां। वो कहते हैं डाइवर्स वो रखे हुए हैं जिन्हें तैरना नहीं आता। मतलब सियासी नौकरियां, सियासी भर्तियां रिकॉर्ड पे आया ना कि आपने किस उन लोगों को जिनको पानी से डर लगता है उनको डाइवर्स रखा हुआ है। आप क्या जानी नुकसान ज्यादा कहां हुआ? ठीक, आप सबसे पहला काम है रेस्क्यू में इंसानी जानों को बचाना। ठीक, आप बता दें किस सूबे में जानी नुकसान ज्यादा हुआ है, हम उसको तकाबली जायजा कर लेते हैं। हम देख लेते हैं किस सूबे में रेस्क्यू का निज़ाम ज्यादा बेहतर रहा है, किस सूबे में लोगों को जल्दी अपलिफ्ट किया गया है, किस सूबे में जो है लोगों को निकाल के महफूज मुकामात पर जल्दी पहुंचाया गया है। कोई पैरामीटर्स तो होंगे कि एक रेटोरिक गुफ्तगू आपने करनी है और जो है गालियां देनी है जमहूरियत को, सियासतदानों को, बड़ा आसान काम है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि तनकीद के कोई पैरामीटर्स बना लें। ये हमें कहें कि जी हमारा जो सैलाब से निपटने का पैमाना है वो ये है कि पानी को स्टोरेज करने का किस सूबे ने ज़्यादा अच्छा निज़ाम रखा हुआ है, उसने पानी को कैसे मैनेज किया, हम उस पर बहस कर लेंगे। ये कहें जी बारिशें हुई हैं, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, पंजाब में भी हुए हैं, केपी में भी हुए हैं, ये देख लें कहाँ जानी नुकसान ज़्यादा हुआ, कहाँ वज़ीर आला मौके पे पहुंचा, कहाँ रेस्क्यू पहुंचा, कहाँ रिलीफ पहुंचा, कहाँ इनकी हुकूमत की बजाय फौज ने ज़्यादा रिलीफ का काम किया है, कहाँ सिविल हुकूमत ने रिलीफ का काम ज़्यादा किया है। कोई तकाबली जायजे का मेरिट तो बनाए ना कि सिर्फ गालियाँ निकालने का काम। साहब वो कह रहे हैं जी जी मंसूर साहब, एक छोटी सी लाइन ऐड कर दूं। बोलिए बोलिए। मसला ये कि देखें, अगर पीटीआई की हुकूमत है, उनका मौकिफ लेना है, उनका मौकिफ तो हम मैं या भट्टी साहब नहीं दे सकते। वहां पे भी बहुत सारे मसाइल हैं, वहां पे जो कुछ हो रहा है उसका भी जिक्र किया, वहां पे भी बड़े पैमाने पे तबाही आई है, गवर्नेंस के इशू हैं। लेकिन अभी डिस्कस हो रहा था, पंजाब के सैलाब डिस्कस हो रहे थे, इस वजह से पंजाब के मामले पे ज्यादा बात हो रही है। ये नहीं, आपकी बात दुरुस्त है भट्टी साहब। क्या तरीकाकार होना चाहिए सर दोनों को कंपेयर करने का? अगर हमने मरियम नवाज वर्सेस उस्मान बुज़दार करना हो या मरियम नवाज वर्सेस अली अमीन गंडापुर करना हो, केपी और पंजाब का भी अगर एक आपस में जायजा लिया जाए तो आपकी नज़र में कहाँ पे ज़्यादा बेहतर गवर्नेंस रही? पहली बात मेरे भाई, एक डाउट क्लियर कर लें कि इमरान खान दौर में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तनकीद की है उतनी मेरे ख्याल से मुजम्मल सोहरावर्दी साहब का मैं आज तक कोई प्रोग्राम नहीं देख पाया जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा पे उतनी तनकीद की हो जितनी मैंने इमरान खान पर की हो। ठीक है, लेकिन मुझे उनसे गिला नहीं है, उनकी मुझे राय का एहतराम है, वो जो भी चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ये ज़ेर में रहे कि तनकीद गालियाँ नहीं होती। आप इतने नाजुक मिजाज ना बन जाएं कि आपको हमारी जो तनकीद है वो गालियां लगे। यही नाजुक मिजाजी ले डूबती है। क्यों भाई, क्यों नहीं तनकीद की जा सकती? अल्लाह ना करे मैं मरियम नवाज साहबा को या किसी को कभी गाली दूं, जो गाली देगा मैं उसके खिलाफ खड़ा हूंगा। लेकिन लाडले वो हैं जिन्हें ओहदे मिले हुकूमतों में, हमारे भाई थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। लाडले वो हैं जिन्हें नौकरियां मिली, लाडले वो हैं जो हेलीकॉप्टर या जहाज़ों ग्रुप का हिस्सा हैं। हम ना कभी हुब्बे जा, मतलब हुक्मरानों की कदर और पैसा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमेशा गरीब आदमी था, गरीब और पता है मुझे कि मेरी हद कितनी और मैंने कितना आगे जाना है और कितना पीछे रहना है। और लाडलों का कभी भी, आई हेट लाडलास। दूसरी बात भाईजान, अगर आप क्या यानी क्या इसमें क्या करें? जब खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए सवात वाला हुआ, जब खैबर पख्तूनख्वा में बुनेर वाला हुआ, जब खैबर पख्तूनख्वा में बाकी ज़िलों में हुआ, हमने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा कहाँ है, हमने कहा कि इंतज़ामिया कहाँ है, हमने कहा कि रेस्क्यू रिलीफ कहाँ है, हमने कहा कि ये दरियाओं के रास्ते या पानी के बहाव के रास्ते क्यों रोके गए, क्यों दरख्त काटे गए, क्यों सारा कुछ किया गया। लेकिन अब मैं जो लाहौर, रावी, सतलज, चनाब जब इधर जा रहा है मुल्तान में, तो मैं अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करूं
कि उसने जाके मकबूजा कश्मीर नहीं में भट्टी साहब, मुजम्मिल साहब का ये कहना है कि आपने अगर कंपैरिजन करना है तो हलाकतें देख लें, वहां पे हलाकतें बहुत ज्यादा हुई, यहाँ पे निस्बतन कम हुई, वो ये कह रहे हैं। मेरे भाई पंजाब हुकूमत ने मुझे बताएं कितनी हलाकतें बचाई हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वहाँ जो हुई हैं वो भी गलत बड़ा जानी नुकसान है, यहाँ अल्लाह करे ना हो और सिंध में बिल्कुल ना हो। ठीक, लेकिन मुझे सिर्फ, मैंने तो एक सवाल उठाया है ना कि 2010 का सैलाब आपके सामने भी आया, मंसूर भाई मेरे सामने भी आया, कोई तैयारी ग्राउंड पर। 2022 का आया, कोई तैयारी ग्राउंड पर। और मुझे बताएं कि आज के बाद अगला जब आएगा ज्यादा खुदा न खास्ता तो क्या तैयारी होगी। और ये जब हम कंपैरिजन करते हैं, मिसाल के तौर पर कंपैरिजन उस वक्त होता है जब दोनों के पास मौके, दोनों के पास वसाइल, दोनों के हालात, दोनों के वाक़यात, दोनों की कैपेबिलिटीज़, दोनों की कैपेसिटीज़, दोनों का हदूद अरबा एक जैसा हो। अगर आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गलत हुआ है तो उसकी बुनियाद पर हम पंजाब में भी कहें कि उसको भी मार्जिन दे दें कि गलत हो रहा है। और अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गलत हुआ है तो हम कहें कि सिंध वालों को छूट है। ठीक भाई, आप क्यों नहीं बुनियादी काम करते? बल्दियाती निज़ाम क्यों नहीं लाते? तैयारी क्यों नहीं करते? आप ये जो हाउसिंग सोसाइटियां इनको क्यों नहीं ख़त्म करते? पानी के बहाव को क्यों नहीं जाने देते? पानी के घरों में क्यों घर बनाते हैं? नेचर को क्यों छेड़ते हैं? बुनियादी बात तो ये है, हुकूमतें किस लिए होती हैं? आप क्यों फोटोशूट कराते हैं? क्यों आप एक एक्टिंग करते हैं, ड्रामे करते हैं? असल काम करें। ठीक है, ये मुजम्मिल साहब इसके ऊपर तो तनकीद बनती है कि बल्दियाती निज़ाम अगर आप नहीं बना सके, अभी तक नहीं बना सके, और ज़हन में रखिएगा ये मरीम नवाज साहबा का सिर्फ टेन्योर नहीं है, इससे पहले चाचा भी रहे, वालिद साहब भी वज़ीर आला रहे पंजाब के, लेकिन वो निज़ाम आज तक नहीं बना सके कि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता रहे। नहीं, शहबाज चाचा के दौर में पंजाब में बल्दियाती निज़ाम मौजूद था। खत्म हो गया ना? खत्म किसने किया आके? नहीं, वो बेशक इन्होंने किसने किया? इन्होंने किया। किन्होंने? पीटीआई के दौर में हुआ। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 5 साल किसने नहीं कराए? इनके दौर में। इनके दौर में नहीं कराए। मजबूत बल्दियाती निज़ाम लाने का ख्वाब हमें किसने दिखाया था? पीटीआई ने। केपी का देख लें, मेयर पेशावर के पास 1 रुपए का इख्तियार है, ख़त्म कर दिया ना तरमीम कर करके। टेक्निकल बात यह है कि पंजाब में और सिंध में बल्दियाती निज़ाम चल रहे थे, ठीक, उनको आके ब्रेक तरीके इंसाफ ने लगाई। ठीक है ना? सिंध में अब भी किसी जगह मौजूद है। पंजाब में उन्होंने चूँकि 5 साल इंतखाबात नहीं कराए, चीज़ पटरी से उतर जाए दोबारा कौन बनाता है? उन्होंने पटरी तोड़ दी एक दफ़ा। तो हमें एक बुरे को बुरा कहने का हक होना चाहिए कि बुराई शुरू कहाँ से हुई। ये बड़ा आसान है कि आज कह के आज नहीं है। ये भी तो देखें ना, 5 साल इसलिए नहीं कराए कि नवाज शरीफ जीत रहा था, और अब वो इसलिए नहीं कराते कि ये जीत रहे हैं। अच्छा, आपको पता है जीत रहे हैं? टेक्निकल बात इसी खौफ से नहीं कराती ना हुकूमतें। अगर हुकूमतों को ये पता हो कि हम जीत रहे हैं तो वो करा देती हैं। यानी मौजूदा हुकूमत को पता है अगर बल्दियाती इंतखाबात कराए तो बल्दियाती जीत जाएगी। हाँ, कंट्रोल में नहीं होंगे ना, इसीलिए नहीं करा रहे। नहीं तो ना कराने की क्या वजह हो सकती है? टेक्निकल बात ये, पिछले वाले कंट्रोल में थे, उनके भी कंट्रोल में नहीं थे। 2024 वाले 2024 वो तो किसने कराए? इन्होंने तो नहीं कराए। किन्होंने नहीं कराए? मरियम नवाज ने। कंट्रोल में थे। कंट्रोल में। अच्छा, कंट्रोल, ठीक है ना? ये तो आपने माना, ये तो मैं, लेकिन मैं ये इन लोगों का ये गिला शिकवा भी दूर हो गया। कह रहे थे ना आप 2024 के इलेक्शन पे नहीं बोलते, तो आपने मान लिया कि वो भी कंट्रोल में थे। वो, लेकिन मैं देखिए, मैं एक बात बड़ी सिंपल कहता हूँ कि इस मुल्क में 2008 के इंतखाबात तमाम सियासी जमातों को कबूल थे। ठीक, 2013 के इंतखाबात भी सियासी जमातों को काबिल कबूल थे। सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किए। वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, उसने कहा मैं मजाक कर रही थी, 35 पंचर वाला ना, कौम को बेवकूफ़ बना रही थी। वो जाके सबूत तो नहीं दे सकी, वैलिडेट हुए वो इलेक्शन। धांधली शुरू 2018 से हुई, मैं समझता हूँ। इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट को इलेक्शन में लेके 2018 में लाए, जब इनको पता था ये नहीं जीत रहे। एस्टैब्लिशमेंट का आना जो है 2018 से है, जब पोलिंग स्टेशन पे पहुंची एस्टैब्लिशमेंट। 13 में पोलिंग स्टेशन पे नहीं थी, ठीक, 18 में पोलिंग स्टेशन पर लेकर आए, क्योंकि इनको पता था हम तो आ रहे हैं, हम नहीं लाएंगे तो हम डब्बे तो हमने उठाने हैं, आरटीएस तो हमने बिठाना है। तो हमें बुरे, जब वो 2018 में ले आए तो खून लग गया। हम 2024 में उसको वापस कैसे भेज दें? ठीक, यहाँ मार्शल्ला आता है, 10 साल वापस भेजना मुश्किल हो जाता है, यहाँ जहाज पड़ता है, यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है मार्शल्ला को वापस भेजने के लिए। आप धांधली को पाकिस्तान में 2018 में लाए कि आपने इमरान खान को लाना था। अब ये खत्म कब होगी? पता नहीं, किस्मत से होगी। अच्छा, जब सब सियासी जमातें मिलकर बैठेंगी और सोचेंगी कि इसको खत्म करना है। अभी तो वो भी कहते हैं कि हमने पिंडी से बात करनी है, मौजूदा कहते हैं हमारी बात हुई है।
जो जेल में है वो कहता है मैंने पिंडी से बात करनी है, मैंने सियासी जमातों से बात नहीं करनी। दूसरे कहते हैं जो बैठे हैं वो कहते हैं साई हुई है, सानू की मसला साडी गल हो गई, साडी गल हुई हुई है, साडी ठीक चल रही है, साडी नहीं हो सकती। वो कहना मैं करनी पिंडी नाले, मैं किसी सियासी जमात नाल गल ही नहीं करनी। ठीक, देखिए ना लड़ाई क्या है, लड़ाई तो पिंडी से मोहब्बत की है। हाँ, पिंडी एक के साथ मोहब्बत कर रही है, एक के साथ नहीं कर रही। हाँ, जिसके साथ नहीं कर रही वो भी जेल से खत लिख रहा है मोहब्बतनामे में, से मोहब्बत कर लो। वो कौन सा कह रहा है मैंने मोहब्बत नहीं करनी, और 6 खत लिखे हैं उसने जेल से। ठीक 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 है ना। ठीक। तो लेकर वो आए इस मुल्क में धांधली का कल्चर, हमें ये कहना चाहिए कि वो लेकर आए, उसके सम्राट या बुरे असरात आज तक हम काट रहे हैं। ये मुजम्मल साहब ऑब्वियसली इनकी उम्र काफी कच्ची है, तो 2018 से ही इनको चीजों का पता है, लेकिन 1997 में क्या हुआ था, IGI कब बनी थी, पैट्रियट्स जब बने थे, उसके अलावा 77 के इलेक्शन में क्या हुआ था, बल्कि 1965 के इलेक्शन में फातिमा जना कैसे आ रही थी, पर धांधली इमरान खान ने 2018 में शुरू करवाई थी, क्योंकि मुजम्मल साहभ जो है वो उम्र में काफी छोटे हैं, हमारे जूनियर हैं, उनको इन चीजों का नहीं पता था, तो इस वजह से शायद वो थोड़ा भट्टी साहब जल्दी से कमेंट सर, प्रोग्राम खत्म हो रहा है जी, बोलिए भट्टी साहब। यानी अब मैं हैरान हूँ, मेरे भाई हैं मुजम्मल सोहरावर्दी साहब के, हैरान हूँ कि धांधली 2018 से हुई। मैं कुर्बान जाऊँ इस पर कि यानी और साथ इस्टेब्लिशमेंट भी 2018 से आई सियासत में। यानी वो सिकंदर मिर्ज़ा जो सिकंदर मिर्ज़ा ने जिस भुट्टो को लॉन्च किया, अयूब खान जिस भुट्टो साहब डैडी कहते थे, ज़ियाउल हक साहब, याहिया खान साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ डीलें, और जब एक ही बात करूंगा कि जब फातिमा जना साहबा को हराया गया था, अयूब खान साहब हरा रहे थे, तो भुट्टो साहब उस के हेड थे इलेक्शन मुहिम के, और जब जुनेजो साहब को निकाला गया था तो नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक के साथ थे। और जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा तो जावेद हाशमी को जेल और मारों के लिए छोड़ के आप जद्दा चले गए। और क्या यानी हिस्ट्री को तो ना गलत करें ना। के रेफरेंडम के लिए इमरान खान ऐसे तो इमरान खान ने अपनी कैंपेन नहीं की, माजरत कर ली थी, माफी मांग ली थी, वोट डाल दो, कर ली थी। तो फिर बाकियों की माफी कबूल नहीं है, सिर्फ इमरान खान की माफी कबूल है। ये भी नया ही तकाबली जायदा है, किसने बाकियों ने उसकी कीमत भी अदा की, उनकी माफी नहीं कबूल है, सिर्फ आपको इमरान खान की माफी कबूल है। क्या बात है आपकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, अतर काज़मी साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम से अब तक लेता ही, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।